ठंड में कैसे चलेगा ससुराल। रात को मिश्रा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठा खाने का इंतजार कर रहा था, पर बाहर न खाने की खुशबू आती है, ना ही दोनों में से कोई बहू रसोई से बाहर आती है तो बस आवाज़ें। लीजिए विमला जी, आपको ये करनी थी ना अपने बेटों की शादी। चख लिए लड्डू? 4 दिन हुए नहीं पूनम को आए और घर में बर्तन बजने लग गए। पर किचन से तो लड़ने की आवाज़ आ रही है पापा, बर्तनों की नहीं। ये लीजिए, ऐसे लड़के से शादी कर ली आपकी बहू ने, इससे बड़ा फ़ायदा क्या ही होता आपको। घर में 2 बर्तन रहेंगे तो आवाज़ आएगी। आप जाकर बीच में कुछ बोल मत दीजिएगा। ये देवरानी जेठानी हो जाएगी सगी और आप हो जाएंगे पराए। इसमें लड़ने की क्या बात थी पूजा? एक प्लेट धोकर ही तो देने को कहा था मैंने। तुम्हारे मायके के गहने तो नहीं मांग लिए थे तुमसे। 2 जुलाई की गर्मी में आपने मुझे प्लेट धोने को नहीं बोला है भाभी, दिसंबर की कड़ाके की ठंड में बोला है। और ये पहला बर्तन नहीं है। अभी कुछ देर पहले आपने मुझसे ग्लास मांगा, फिर कढ़ाई मांगी, फिर प्लेट। रात के खाने की ड्यूटी जबकि आपकी है, तो मैं क्यों बार बार बर्तन धोकर देती रहूं? नाश्ते के वक्त मैं तो आपसे 10 बर्तन धोने को नहीं कहती, मैं तो चुपचाप अपना काम करती रहती हूँ। एक मिनट पूनम, अब तू ना गड़े मुर्दे उखाड़ रही है, तो उसकी बदबू भी सूंघ ले। रात का खाना बनाने की ड्यूटी मेरी है, पर परोसने की तुम्हारी है। पर रोज सभी को खाना मैं परोसती हूँ, और रात को इन बर्तनों को तुम्हें ही धोना है। तो अभी तुमने 2 बर्तन धो दिए तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा? एक बार बर्तनों को धोकर ख़त्म करना और हर 2 मिनट में बर्तन धोने में फ़र्क होता है भाभी। एक बार में जो बर्तन होंगे ना वो मैं धो दूंगी, पर खाना बनाते वक्त आपको बर्तनों की ज़रूरत पड़ती रहेगी, तो बीच में आकर मैं बर्तन नहीं धोती रहूँगी। इतनी भी कोई भली आत्मा नहीं हूँ मैं। जेठानी की सगी होकर किसी को बैकुंठ नहीं मिला है। कमरे में जाकर खुद को गर्म करती हूँ मैं, और फिर आप मुझे बुला लेती हैं। ऐसे तो नाश्ते के वक्त कई बार मुझे कप धोने पड़ते हैं सभी को चाय देने के लिए, तो मैं भी आपको कमरे से बुलाकर कप धोने को कह दूंगी, क्योंकि नाश्ते के बर्तन धोने की ड्यूटी आपकी होती है। किसी ने सही कहा है, छोटे शहर की लड़की लानी नहीं चाहिए, वो दिमाग से भी ना छोटी होती है। अच्छा हाँ, आप तो लंदन से आई थी ना। ये कहकर खाना उठाकर ज्योति रसोई से बाहर आ जाती है। चलो, लड़ाई हुई तो हुई, खाना तो मिल रहा है। मुझे तो लगा था इस लड़ाई में खाना भी नहीं मिलेगा। टेबल पर खाना परोसती हुई कभी देवरानी तो कभी जेठानी कुछ न कुछ बड़बड़ाती रहती है, पर मिश्रा परिवार का कोई भी सदस्य ना उन्हें रिप्लाई करता है, ना ही इस लड़ाई पर कोई प्रतिक्रिया दिखाता है। सभी चुपचाप अपना खाना खाते रहते हैं और खाना खत्म होते ही फट से अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। बाकी सब तो अपने कमरों में जाकर पूनम और ज्योति के ड्रामे से बच चुके थे, पर दोनों पति परमेश्वर बचते तो कैसे बचते। अपने कमरे में जाते ही ज्योति और पूनम अपने अपने पतियों के सामने गुस्सा निकालना शुरू कर देती हैं। इतनी ठंड में ठंडे पानी से बर्तन धोकर आई हूँ, पूरा बदन सिहर गया है मेरा। हद करती है भाभी, सच में पूनम। अब मैं समझ गया कि भाभी खाने की ड्यूटी क्यों लेना चाहती है, ताकि तुम अपने कमरे में बैठी रहो और तुम्हें ठंड लग जाए। तुम भी हार मत मानना, अब से तुम ही तीनों टाइम खाना बनाना। इसी बहाने तुम किचन में रहोगी और तुम्हें ठंड भी नहीं लगेगी। पता नहीं कौन से मोतियाबिंद हो गए थे पापा मम्मी को, जो तुम्हें हाँ करके आए हैं। एक पति ऐसा, ऊपर से जेठानी ऐसी, तुम हीटर ऑन करो। यहाँ पूनम सुमित की क्लास लगा रही थी, तो वहाँ ज्योति करण की। तुम ही कह रहे थे ना, तुम बड़ी हो, बड़प्पन रखो, दोपहर का भी खाना बना दो। आग लगे दोपहर के खाने को, अब मैं नहीं बनाने वाली खाना। जेठानी तो बन गई मैं, पर कोई बर्डन कम नहीं हुआ सर से। अभी तो सिर्फ काम मिल रहा है और बट रहा है प्यार और स्पेस। और लोग कहते थे देवरानी आएगी तो सब मिल बांट कर हो जाएगा, पर पूनम जब से आई है सब कुछ सिर्फ बट ही रहा है। भगवान जाने कब मिलेगा। तुम्हें जो ठीक लग रहा है तुम करो यार ज्योति, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि ये एक्सपीरियंस तो तुम्हारा है ना। अगली सुबह झाड़ू लेकर ज्योति पूरे घर में झाड़ू लगा रही थी, और फिर आती है पूनम के कमरे की बारी। जैसे ही ज्योति पूनम के कमरे का दरवाज़ा खोलती है, उसे सर्दी में भी गर्मी का एहसास होता है, क्योंकि पूरी रात पूनम ने हीटर ऑन रखा था। ओह, तो यहाँ आ जा रही है बिजली। मैं यहाँ डर डर के हीटर ऑन करती हूँ, जब ज़रूरत ना हो तो लाइट भी बंद कर देती हूँ, ताकि बिजली का बिल ना आए। और ये महारानी घर के खर्चे को बढ़ाने में लगी हुई है। मुझे क्या है, आने दो बिल, अब मम्मी जी समझे। ज्योति ने अपनी देवरानी के कमरे में चालू हीटर तो देख लिया था, पर अगर वो इस बात का जिक्र सबके सामने कर देती तो इस बात की पूरे चांसेस थे कि पूनम इस बात से इनकार कर देती। इसलिए ज्योति ऑन हीटर की फ़ोटो खींच लेती है। कुछ देर बाद पूनम नाश्ते की तैयारी करने रसोई में जाती है, और इत्तेफाक से उसी वक्त बिजली बिल वाला मीटर देखने आता है और ज्योति के हाथ में आ जाता है बिजली का बिल। पिछले महीने तो सिर्फ 2500 का बिल आया था मम्मी जी, और इस बार 5,500 का बिल आया है।
ये बिल 3,000 ऊपर कैसे आया, जबकि 200 यूनिट की बिजली तो माफ़ कर दी है सरकार ने। अक्टूबर नवंबर में कहाँ कोई गर्म पानी से नहा रहा था, अब गीज़र भी तो चलता है ना मम्मी जी। पर गीज़र तो कितनी बार हम बारिश के मौसम में भी ऑन करते हैं, उससे बिजली बिल कितना ही ज़्यादा आ जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये, क्योंकि हमारा गीज़र तो स्मार्ट गीज़र है, ज़्यादा बिजली खाता ही नहीं। ये बात तो सोचने वाली है कि इतना ज़्यादा बिजली का बिल कैसे आ गया बहू। अब पैसे का हुलिया थोड़ी ना करना है। आप ही देखिए मम्मी जी, ऐसा तो नहीं है कि मैं पिछले महीने ही इस घर में आई हूँ। इस घर में पहले भी ठंडे निकाले हैं मैंने, पर कभी इतना बिजली का बिल नहीं आया, क्योंकि मैं ना देख सुनकर हीटर यूज़ करती हूँ। आपकी छोटी बहू की तरह नहीं जो पूरी रात हीटर ऑन छोड़ देती है। कीड़े पड़ेंगे भाभी, आपको कीड़े पड़ेंगे। कितना झूठ बोलती हैं आप। जब मुझे ठंड लगती है तो मैं गैस ऑन करके हाथ सेक लेती हूँ, पर हीटर ऑन नहीं करती। हाँ, मुझे पता था तो कोई ऐसा ही फालतू सा तर्क देगी, इसीलिए ना तेरे कमरे में चालू हीटर की फ़ोटो खींच ली थी मैंने। ये देखिए पापा जी, देखिए मम्मी जी। अब मेरे कमरे का हीटर ही पुराने ज़माने का है तो मैं क्या करूँ मम्मी जी। वो तो सुमित जी हीटर ऑन करके चेक कर रहे थे कि ये चलता भी है कि बंद पड़ गया है, इसीलिए हमने ऑन किया होगा और भाभी ने देख लिया होगा। हीटर खराब ही है ना, तो हटा दो कमरे से बहू, झमेला ही खत्म। फिर तो जिठानी जी के कमरे का भी हीटर हटना चाहिए पापा जी। हाँ हाँ बिल्कुल हटेगा। और ज्योति का शुरू किया हुआ पासा उस पर ही पलट जाता है और उसके कमरे का हीटर भी हट जाता है 2 दिन बाद। भैया ठीक से, इतना महंगा एसी प्लस हीटर है, ज़रा भी खरोच आ गई तो 55,000 बर्बाद हो जाएंगे मेरे पापा के। तेरे कमरे में एसी तो है ना बेटा, फिर दूसरा एसी मंगवाने की क्या ज़रूरत थी। ये सिर्फ एसी नहीं है मम्मी जी, इसे हम हीटर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और बिजली पंखे की जितनी ही आएगी। जब मैंने अपने पापा को बताया कि इस घर में इतना तमाशा हो चुका है तो उनका दिल भर आया और उन्होंने मेरे लिए ये हीटर कम एसी भिजवा दिया। इसे क्या लग रहा है कि मेरे कमरे से हीटर हटवा कर ये अपने कमरे में ये गर्म हवा की एसी लगवा लेगी? ये मैं नहीं होने दूंगी। तेरा पाला मुझसे पड़ा है पूनम। बहुत अच्छी बात है पूनम जो तुम्हारे पापा ने तुम्हारी इतनी फिक्र करी, पर तुम्हें शायद पता नहीं, इस घर में जो कुछ भी आता है ना वो सबसे पहले पापा मम्मी के कमरे में इस्तेमाल होता है। भैया जी, आप ये हीटर कम एसी को वो सामने वाले कमरे में लगा दीजिए, वही हमारे सास ससुर का कमरा है। ज्योति की इस हरकत से पूनम का तो पारा चढ़ा हुआ था। वो तो बस इंतज़ार कर रही थी कि कैसे उसे मौका मिले और वो ज्योति का जीना हराम कर दे। हर रोज़ दोपहर के 1 बजे ज्योति बालकनी में धूप सेंकने जाती थी। आज वो भी यही करती है। क्या अच्छी धूप खिली है, भले ही ठंड कितना ही परेशान करे, पर ये धूप ना मन को खुश कर देती है। खाना तो आज मैं वैसे भी नहीं बनाने वाली, इस बारे में मम्मी जी से बात करूँगी। अब जब पूनम भी खाना बनाने में मदद करेगी तो ही आधे घंटे में सब हो पाएगा। नहीं करते भी 1 घंटे का वक्त है मेरे पास, तब तक ज़रा पीठ सीधी कर लेती हूँ। ज्योति जैसे ही चटाई लगाकर लेटती है, पूनम तकिया चादर लेकर बालकनी में आ जाती है। मेरी छाती पर अपना बिस्तर लगा देगी? देख नहीं रही तू आराम कर रही हूँ मैं? पूरा घर बर्फ़ की तरह ठंडा पड़ा है भाभी, और इन टाइल्स पर तो चला ही नहीं जा रहा मुझसे। मेरे कमरे से हीटर आपकी मेहरबानी से हट गया है, तो अब धूप तो सेकूंगी ही मैं। अब उसके लिए मुझे आपके ऊपर ही बिस्तर क्यों ना लगाना पड़े, मैं लगा दूंगी भाभी। बाप रे बाप, भगवान दुश्मन को भी ऐसी देवरानी ना दे। देख रही है ना मम्मी जी आप, फिर अगर मैंने इसे कुछ बोल दिया तो आप मुझे सुनाने आ जाएंगी, क्योंकि इसके घर वालों ने अच्छे खासे गिफ्ट से आपका मुंह बंद कर दिया है। फिर शुरू हो गई है दोनों। अरे तुम दोनों हम बूढ़ों की सर्दी पार होने दोगी कि नहीं? दोनों निकलो बालकनी में से, मैं और तुम्हारे पापा जी धूप सेकेंगे। और जहाँ तक रही पूनम का साइड लेने की बात, अगर ऐसी बात होती ना बहू, तो तेरे कहने पर पूनम के कमरे से हीटर नहीं हटता। ठीक है, मान लिया मैंने मम्मी जी। तो इस घर में अभी भी ज़्यादा काम मेरे हिस्से में क्यों आ रहा है? दोपहर का खाना मैं अकेले अब नहीं बनाऊंगी, या तो पूनम भी मेरा हाथ बटाएगी या फिर खाना नहीं बनेगा। जिस दिन से ये नए ज़माने का किचन बना है, उस दिन से इस रसोई में कलेश ही कलेश हो रहा है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि घर को पुराने स्टाइल का रहने दीजिए, पर आपको ये आज के फैशन की रसोई बनानी थी। एक तुम दोनों और एक तुम्हारा ये ससुर, सब मिलकर खा जाओ मुझे। देखो पूनम, अब से तुम्हें काम बांटना ही होगा। नाश्ते और रात के खाने की ड्यूटी तो मैंने पहले ही बांट दी थी, आज दोपहर की भी ड्यूटी बांट देती हूँ। देवरानी जिठानी में कितनी भी ड्यूटी बांट दी जाए और ऐसा करके कोई ये सोच ले कि हाँ दोनों के बीच का कलेश खत्म हो जाएगा,
तो ऐसा सोचने वाला कतई मूर्ख होगा। अगली सुबह पूनम गीजर ऑन करके हॉल में बैठी हुई थी कि कब पानी गर्म हो और कब वो नहाने जाए। तभी ज्योति की आंख खुलती है। एक तो हीटर चला गया, ऊपर से लेट से आंख खुलने लग गई है। मम्मी से मिलने जाना है आज, तो ऐसी देर हो रही है। 10 मिनट तो गीजर से पानी गर्म होने में चला जाएगा। ज्योति ये सोच रही थी, तभी वो अपनी देवरानी की बात सुन लेती है। पेपर पढ़ रही है बहू, नहाना नहीं है क्या तुझे? गीज़र ऑन करके आई हूँ मम्मी जी, बस 2 मिनट में पानी हो जाएगा, फिर मैं नहाकर नाश्ता बनाने चली जाऊँगी। ये अच्छा है, पानी गर्म हो चुका है। इससे पहले कि पूनम बाथरूम में जाए, मैं फट से बाथरूम में घुस जाती हूँ। ज्योति फौरन बाथरूम में घुस जाती है। ये देख लीजिए मम्मी जी, ये है इस घर की जेठानी की हरकतें। पानी गर्म किया मैंने और भाभी अंदर चली गई। अरे भाई, नाश्ता तो मैं बनाती हूँ, तो इतने सुबह सुबह नहाकर वो कहाँ उठ जाएंगी भाभी? जीना हराम कर दिया इस घर में सबने मेरा। इसी दिन के लिए लाई थी क्या मम्मी जी आप मुझे? तुमने तो न जाने कितनी देर से गीजर चालू छोड़ दिया था। बस गीजर का फटना बाकी था, मैं तो उसे बंद करने आई थी। और मैं कौन सा गर्म पानी से नहा रही हूँ, पानी तो ठंडा ही पड़ा है। बाथरूम के अंदर से ज्योति भी अपने हिस्से का कलेश बराबर से कर रही थी। ज्योति जल्दी से नहा कर आती है और अपनी माँ से मिलने कैफ़े चली जाती है। जब पूनम गीजर ऑन करती है तो पानी गर्म ही नहीं होता। ये लीजिए मम्मी जी, एक नया खर्चा लगाकर निकल गई भाभी। गीजर खराब हो गया है, अब मुझे ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा। मैं सब जानती हूँ, ये सब भाभी की साजिश है। वो चाहती है कि मुझे ठंड लग जाए और मैं मर जाऊँ, ताकि वो नई देवरानी ले आए। भाभी को शायद शादी का खाना खाने का मन होगा पूनम, तुम उन्हें किसी शादी में ले जाओ, फिर वो तुम्हें मरने की सोचेंगी भी नहीं। यहाँ ज्योति के पीछे पूनम अपने सास ससुर के कान ज्योति के खिलाफ भर रही थी, तो वहाँ ज्योति अपनी माँ से आजकल उसके ससुराल में हो रहे ड्रामा के बारे में डिस्कस कर रही थी। अरे अरे मेरी प्यारी बेटी, अब जाकर आँख खुली है क्या तेरी? जब तक सुमित कंवारा था तू ही ना पागलों की तरह उसके लिए लड़की तलाश करती रहती थी। तब मैंने कितना समझाया तुझे कि क्यों अपनी दुश्मन लाने पर उतारू पड़ी है, पर तू नहीं मानी। देवरानी हमेशा ऐसी ही लानी चाहिए जिस पर तुम हावी हो सको, ना कि ऐसी जो तुम पर हावी हो जाए। अब तू ही देख ले, घर में झाड़ू पोछा कौन करता है? तू। और पोछे का काम होता है पानी का, तो ठंड तो ज़्यादा तुझे लगने के चांसेस है। तेरी सास ने खाने का काम बांट दिया, पर अभी भी पानी वाला काम तो तेरे ही माथे हैं। अपनी बेटी को समझाने के बजाय वृंदा उसके कान और भर देती है। गुस्से में ज्योति अपने ससुराल लौटती है, जहां उसकी देवरानी पहले से ही हीटर से भी ज़्यादा गर्म बैठी थी। और जैसे ही दोनों मिलती है, हो जाता है संग्राम शुरू। ये पहली बार नहीं है जो आप इतनी देर के लिए घर से निकली है भाभी। दोपहर का खाना अकेले बनाना पड़ा मुझे। अगर मैं आपके भरोसे रहती तो मेरे सास ससुर भूखे रह जाते। अभी सास ससुर की चिंता हो रही है तुम्हें, हैं? पिछली रात मेरे कमरे में आकर उनकी चुगली कर रही थी, भूल गई क्या तुम? बड़ी कमज़ोर याददाश्त है तुम्हारी, या फिर ऐसे मैटर पर कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि तुम्हें तो यही याद रहता है ना कि तुमने कब मुझे कौन सा फेवर किया था। मैं चुगली मम्मी जी की? कभी नहीं। अगर मैंने ऐसा कुछ भी किया हो ना मम्मी जी, तो भाभी की कसम खाती हूँ मर जाए भाभी जी। अरे मेरे मरने जीने की बात करिए मम्मी जी, अरे बोलिए ना इससे कि ज़बान संभाले। देखिए, अब बहस का फ़ायदा ही नहीं है, छोड़िए। मुझे इस लड़की के साथ अब नहीं रहना, जो हो गया सो हो गया। इस घर का बंटवारा कर दीजिए मम्मी जी। विमला को अब तक ये नोक झोंक एक आम नोक झोंक लग रही थी, पर आज बंटवारे की बात सुनकर उसके कान खड़े हो जाते हैं। वो समझ जाती है कि अब इस कलेश के लिए कोई बड़ा स्टेप उठाना ज़रूरी है। मैं लॉयर से बात करती हूँ, कम से कम 7 से 10 दिन तो लेते ही हैं वो डेट देने की। तो जब तक लॉयर आएंगे तुम दोनों आपस में कोई बात नहीं करोगी। और हाँ, कल ही मैं काम वाली लगा देती हूँ। घर का कोई भी काम तुम में से किसी को भी करने की ज़रूरत नहीं है। ठंड लग जाती है ना तुम दोनों को। ऊपर का काम हम पति पत्नी और मेरे बेटे कर लेंगे, बाकी जो है काम वाली कर लेंगी। उस वक्त तो पूनम और ज्योति इस बात से बड़ी खुश होती हैं, पर कब तक? अगली सुबह जब ज्योति आराम से अपने कमरे से उठकर आती है तो उसे पूनम कोई ताना नहीं मारती। खाना खाते खाते पूनम के हाथ से प्लेट नीचे गिर जाता है, पर उसे उसकी जेठानी कुछ नहीं कहती। ये भाभी ने आज इस बात का बतंगड़ कैसे नहीं बनाया? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, भाभी और मेरी बात नहीं हो रही। 9 बज गए, इतनी देर हो गई उठने में। यही हीटर के बिना आँखें नहीं खुलती, सब पूनम के कारण। 10 बार जब तक इसे सुनाऊंगी नहीं, मेरा मूड फ्रेश नहीं होगा। मम्मी ने तुम्हें उससे बात करने के लिए मना किया ना, तो बाहर जाकर कुछ भी मत बोल देना। चुपचाप जाओ और हॉल में जाकर बैठ जाओ। काम वाली किचन में काम कर रही है, खाना टेबल पर मिल जाएगा तुम्हें। वो देवरानी जेठानी
जो कभी एक दूसरे के साथ बहनों की तरह रहती थी तो कभी दुश्मनों की तरह लड़ती थी, आज एक दूसरे के सामने बैठकर खाना खा रही थी, पर बिना एक दूसरे को कुछ कहे। मिश्रा निवास में ऐसी शांति थी जैसे पहले कभी नहीं थी। नाश्ते के बाद जब सारे मर्द अपने काम पर चले जाते हैं और विमला घर के छोटे मोटे काम पूरे करने के बाद मंदिर, तो घर में रह जाती है देवरानी जेठानी, जो एक दूसरे से बात नहीं कर रही थी। सुबह से दोपहर हो जाती है और दोपहर से रात। रात को जैसे ही सभी वापस लौटते हैं, देखते हैं कि दोनों देवरानी जेठानी हाथ में हाथ मिलाए एक साथ बैठी हुई हैं। ये मैं क्या देख रहा हूँ? आप जो देख रहे हैं उसे ही देख रहे हैं पापा जी। आप सब अपने काम पर चले गए और मम्मी जी मंदिर। बिना काम के ये घर हम दोनों देवरानी जेठानी को काटने दौड़ रहा था। तब हमें एहसास हुआ कि इस घर में हम दोनों ही एक दूसरे के साथ रह जाते हैं और कोई नहीं, और हम ही एक दूसरे से बात नहीं करेंगे तो दिन कटेंगे कैसे। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है मम्मी जी, हम फिर कभी नहीं लड़ेंगे। और इस तरह मिश्रा परिवार में फिर से खुशहाली छा जाती है।